हेलो दोस्तों, वेलकम टू फेदर फॉलिंग एजुकेशन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे चैप्टर 5 बायोलॉजी, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। बायो का ये फर्स्ट चैप्टर है। हम फर्स्ट पार्ट देख चुके हैं, ये सेकंड पार्ट है। और अगर आपने फर्स्ट पार्ट की वीडियो नहीं देखी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं भेज दूंगी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अ सेल मेड अप ऑफ एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल। मतलब सेल किन चीज़ों से मिलकर बना है, सेल का जो स्ट्रक्चर है ना वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। हमने पहले पार्ट 1 में भी पढ़ा था कि सेल के अंदर स्पेशल टाइप के कंपोनेंट होते हैं जिनको सेल ऑर्गेनलीज बोलते हैं। तो हाउ इज़ अ सेल ऑर्गेनाइज्ड, मतलब सेल में ऑर्गेनलीज होती है मगर सेल ऑर्गेनाइज कैसे होता है। तो सेल को अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना तो पाएंगे कि सेल 3 चीज़ों से मिलकर बना है। 3 फीचर्स इज ऑलमोस्ट एवरी सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। चाहे कोई भी सेल हो ना, ये तीनों चीज़ों से मिलकर बनी होती है। और सेल के अंदर जितने भी काम हो रहे हैं ना, यही तीनों चीज़ पूरा करती है। तो तीनों चीज़ों के बारे में हम एक एक करके आगे पढ़ेंगे। अब देखिए, जैसे मान लीजिए सपोज एक सेल है, ठीक है, और ये जो बाहर वाला जो लेयर है ना उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, और मिडिल में न्यूक्लियस, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो फ्लूइड जैसा होता है ना उसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अच्छा, सबसे पहले अब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, सेल की बाउंड्री, मेम्ब्रेन का मतलब होता है बाउंड्री। दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ सेल दैट सेपरेट द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के आउटर मोस्ट कवरिंग है। जैसे ये देखिए, इसके बाहर की जो कवरिंग है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की कंपोनेंट और बाहर की जो लेयर को सेपरेट करने का काम करता है। ये बाहर की चीज़ों को अंदर नहीं आने देती और अंदर की चीज़ों को बाहर नहीं जाने देती, तभी तो ये बनाया गया, नहीं तो सब कुछ अंदर आ सकता था। Plasma membrane allows or permit the entry and exit of some material in and out of the cell। मतलब सेल के अंदर क्या चीज़ जा सकती है और क्या नहीं जा सकती है, तो उस चीज़ को डिसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है। इन शॉर्ट, एक तरह से बैरियर की तरह काम करता है। It also prevents movement of some others material. The cell membrane therefore is called a selectively permeable membrane। अब देखिए, selectively permeable membrane का क्या मतलब हुआ। मतलब जो चीज़ उसे चाहिए होगा ना सेल को, तो उसे वो मतलब उसे सेलेक्ट कर लेगा, और जो चीज़ उसे नहीं चाहिए होगा उसे वो सेलेक्ट नहीं करता है। इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब परमिएबल का क्या मतलब हुआ। परमिएबल का मतलब जिसके अंदर बाहर मतलब जा सकता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन हो गई, क्योंकि इसके अंदर बाहर कोई भी सब्सटेंस सेलेक्टिवली आया जाया जा सकता है। अब हम ये देखेंगे कि सेल के अंदर बाहर चीज़ें कैसे जाती है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन सेल के अंदर बाहर जा सकती है, तो जो अंदर बाहर आसानी से कर लेती है ना, तो ये कैसे होता है आइए हम देखते हैं। तो ये डिफ्यूज़न के कारण होता है। मतलब डिफ्यूज़न का मतलब क्या होता है, तो डिफ्यूज़न का मतलब ऑटोमेटिक फैल जाना या घुल जाना। Some substance like carbon dioxide or oxygen can move across the cell membrane by a process called diffusion। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अगर इनसाइड आ जाए या आउटसाइड सेल के बाहर चला जाए, तो इसी प्रोसेस को हम डिफ्यूज़न बोलते हैं। मतलब फैल जाए बाहर की तरफ या
इनसाइड सेल के इनसाइड में अगर फैल जाए कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन, तो इस प्रोसेस को हम डिफ्यूज़न बोलेंगे। अब देखिए यहाँ लिखी है ना, स्पॉन्टेनियसली मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन वेयर इट्स कंसंट्रेशन इज लो। तो स्पॉन्टेनियसली मूवमेंट का मतलब जो अचानक अपने से अंदर आ जाना या बाहर चले जाना। अब मान लीजिए कि एक सरफेस आपने लिया, ठीक है, और एक तरफ बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं और दूसरी तरफ थोड़ा कम है ये हाई कंसंट्रेशन इधर हो गया और दूसरा साइड आपका लो कंसंट्रेशन हो गया। कंसंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट या कोई चीज़ का मात्रा, ठीक है। तो जो डिफरेंस आप देख रहे हो ना, एक साइड आपका हाई कंसंट्रेशन है, दूसरी साइड लो कंसंट्रेशन है। तो अगर हाई कंसंट्रेशन से ना लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस अगर हाई कंसंट्रेशन है, ज़्यादा है, अमाउंट में है, तो वो उधर से आपका लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। तो इसी प्रोसेस को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। डिफ्यूज़न प्रोसेस जो है गैसियस एक्सचेंज में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है गैसेस को अंदर बाहर कराने में। अब देखिए CO2 जो है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, वो एक वेस्ट मटेरियल होता है और सेल को उसको बाहर की तरफ निकालना होता है। Accumulates in high concentration inside the cell. In the cell's external environment, the concentration of CO2 is low as compared to that inside the cell. तो क्या होता है, जैसे यहाँ बता रहा है कि सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है और बाहर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम है। तो क्या होगा ना, जैसे मान लीजिए कि ये आपका यहाँ पे सपोज कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो हाई कंसंट्रेशन हो गया और एटमॉस्फेयर में लो कंसंट्रेशन हो गया। तो हमने पहले भी बताया था ना कि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड फिर क्या होगा, यहाँ से आपका सेल के इनसाइड से बाहर की तरफ मूव करेगा। तो इसी को हम डिफ्यूज़न बोलेंगे, डिफ्यूज़न प्रोसेस। सिमिलरली ऑक्सीजन मान लीजिए सेल के इनसाइड में कम है और एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है, तो क्या होगा, तो सेल के इनसाइड ऑक्सीजन का लो कंसंट्रेशन है और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का हाई कंसंट्रेशन है। तो यहाँ एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन मूव करके सेल के इनसाइड जाएगा क्योंकि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करता है। हमने पहले भी डिफ्यूज़न में पढ़ा है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे हम पढ़ते हैं। अब देखिए वाटर जो है वो भी डिफ्यूज़न के लॉ को ओबे करता है। वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू अ सच अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। मतलब वाटर की हाई कंसंट्रेशन, मतलब वाटर की जो मात्रा है वो ज़्यादा होगी और वहाँ से मूव करके लो कंसंट्रेशन, मतलब जहाँ पर वाटर की मात्रा कम है वहाँ पर मूव करता है सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, और इसी प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। तो हमने डिफ्यूजन में जैसे पहले हमने पढ़ा है ना कि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, तो सेम थिंग ऑस्मोसिस के प्रोसेस में भी यही होता है। बस डिफरेंस क्या है ना डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस में, कि ऑस्मोसिस जो है वो लिक्विड वाले में काम करता है, लिक्विड मीडियम में, ओके, और डिफ्यूज़न जो है, डिफ्यूज़न टेक्स प्लेस इन एनी मीडियम। कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन मूव करता है सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके तो डिफ्यूज़न कहेंगे, लेकिन जब वाटर सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जहाँ पर वाटर की मात्रा ज़्यादा है और कम की तरफ मूव करता है तो उस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व इन वाटर। मतलब ज़रूरी नहीं है कि सभी तरह के वाटर सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाए, क्योंकि अगर वाटर के पार्टिकल्स छोटे हैं तब तो ये आसानी से क्रॉस कर जाएगा, लेकिन अगर वाटर के पार्टिकल्स अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बड़े बड़े हैं
तो वो जैसे ज़्यादा हैं तो वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाता है। वही यहाँ पे लिखा है कि वाटर के अंदर कितना सब्सटेंस मिलाया गया है। अगर ज़्यादा सब्सटेंस मिलाया गया है ना तो वाटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा, और अगर कम मिलाया गया है तो आसानी से क्रॉस कर लेगा। ये देखिए ऑस्मोसिस की डेफिनेशन यहाँ पे बुक में भी दी हुई है। वाटर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, और वो भी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, तो हम इसको ऑस्मोसिस बोलेंगे। सपोज़ ये एक सब्सटेंस है, बीच में लगी हुई है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ऑस्मोसिस का प्रोसेस हो रहा है तो पानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। कंसंट्रेशन का मतलब घनत्व, या आप कह सकते हो क्वांटिटी। इधर ज़्यादा पानी है और उधर उस साइड कम है, तो क्या होगा कि ज़्यादा पानी की तरफ से मूव करता जाएगा जब तक जाता जाएगा कि जब तक कि दोनों तरफ बराबर ना हो जाए, इक्विलिब्रियम ना हो जाए, और हम इसी प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं। और इसी प्रोसेस से एनिमल सेल में, प्लांट सेल में सब्सटेंस एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है। इस पार्ट में इतना ही, बाकी चैप्टर पार्ट 3 में कंप्लीट करा दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।